नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डी क्रैम पर। अब ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और आप हमारे चैनल के पहले चंद व्यूअर्स में से एक हैं। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब आइए जान ले सबसे पहले कि ये चैनल किस पर्पस के लिए बनाया गया है, इससे किन्हें फ़ायदा हो सकता है और इस चैनल का नाम डी क्रैम क्यों रखा गया। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फॉर होम। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पॉइंट नंबर 1 में लिख रखा है मैंने, फॉर होम। ये चैनल किसके लिए बनाया गया? तो ये चैनल यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स को मद्देनजर रख के बनाया गया है। अब यहाँ उन्हें क्या मिल सकता है, इस चैनल पे उन्हें किस तरह के लेक्चर्स, किस तरह की जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे मैंने लिख रखा है व्हाट टू एक्सपेक्ट। यहाँ पे सिविल सर्विस सिलेबस के प्री प्लस मेंस के जीएस पोर्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें बिट बाय बिट ब्रेक करके उस सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी आपको लेक्चर सीरीज के थ्रू दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको काउंसलिंग भी दी जाएगी। अब काउंसलिंग का मतलब क्या है? काउंसलिंग का मतलब देखिए, अगर आप कोई बच्चा पहली बार सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके मन में सैकड़ों सवाल होते हैं कि क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, कितना पढ़ना, अगर कोई बुक ली है तो उसे क्या कवर टू कवर पढ़ना है या सेलेक्टिवली पढ़ना है। दूसरी समस्या आती है कि नोट मेकिंग की। आपको नोट कैसे बनाने हैं? नोट में कई लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक कॉपी कर लेते हैं। वो बिल्कुल ही बेकार है, वो रद्दी के भाव बेचने वाली चीज़ है। क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट बुक कॉपी कर लिया तो उसका क्या फ़ायदा है? वो चीज़ आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। और नोट्स को कितनी बार रिवाइज करना? अगर आपने आज किसी चीज़ का नोट्स लिया तो आप क्या उसे एक हफ्ते बाद रिवाइज कर लेंगे? वीकली रिवीजन रहेगा, फोर्टनाइटली रिवीजन सही रहेगा या मंथली रिवीजन चाहिए? तो इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये बताने वाले आपको कई लोग मिल जाएंगे, पर आपको क्या नहीं पढ़ना ये पता रहना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि सिविल सर्विस परीक्षा में सिलेबस बहुत वास्ट है और समय यूजुअली लोगों के पास 1 से 1.5 साल का लेके चलते हैं। तो आप समय बर्बाद नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज टाइम, यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम एट ऑल। तो टाइम वेस्ट करने का सबसे सही तरीका है कि गलत चीज़ें पढ़ लो, गलत सोर्स से पढ़ लो। अब किसी को करंट अफेयर्स पढ़ रहा है कोई बच्चा, उसने 4 न्यूज़पेपर पढ़ लिए, 6 मैगजीन्स पढ़ लिए, 2-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आते हैं करंट अफेयर्स के मैगजीन, वो पढ़ लिया और याद उसे कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो काउंसलिंग से मेरा मतलब बेसिकली ये है कि ये सब जो डाउट्स हैं आपको सही गाइडेंस देना, बेसिकली आपको सही दिशा दिखाना, सही गाइडेंस देना, ये है काउंसलिंग का मतलब। अब आपको काउंसलिंग कहाँ मिलेगी? तो हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको काउंसलिंग के लिए जो भी डाउट्स हैं वो कहाँ पूछने हैं, इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म बताया जाएगा। उस प्लेटफॉर्म पे आप पूछिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे ज़रूर। तो ये हो गई बात, ये चैनल किन के लिए, किन्हें इनसे फ़ायदा हो सकता है। तो वो यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए है। और उसके बाद इस चैनल पे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3 हमारा। अब ये पॉइंट नंबर 2 जो मैंने लिख रखा है, डी क्रैम। ये डी क्रैम क्या है? ये हमारे चैनल का नाम डी क्रैम क्यों रखा गया, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं, क्योंकि थोड़ा अटपटा सा नाम है और चैनल का पहला वीडियो है। तो चैनल के शुरुआत में ही ये क्लैरिफाई कर देना सही है कि ये डी क्रैम क्यों है। देखिए, क्रैमिंग आजकल एक फैशन बन गया है। स्कूल्स में भी कई जगह आपको क्रैम करवाया जाता है, बेशक सारे जगह क्रैम करवाया जाता है, लेकिन ये क्रैम आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। कि आप अगर यूपीएससी, खास करके आपके लिए, अगर आप एक एस्पिरेंट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, आपके लिए क्रैमिंग इज इक्विवेलेंट टू सुसाइड। आपको कभी फिर इस परीक्षा में सफलता हासिल नहीं होगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। आप क्रैम नहीं कर सकते। इसका सिलेबस इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, और इसका लेंथ और ब्रेथ और डेप्थ इसकी इतनी ज़्यादा है कि इसे किसी ने आज तक कोई क्रैम नहीं कर पाया। कोई अगर चाहेगा कि मैं सिविल सर्विस परीक्षा की जो सिलेबस है उसे मगअप कर लूँ डिफरेंट सोर्सेज से और एग्जाम में जो भी पूछा जाए मैं लिख दूंगा, तो ये गलत है। ऐसा कोई नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। तो इसके लिए क्या करना? तो हमारा टैगलाइन जो है वो है लर्न, डू नॉट क्रैम, लर्न एंड इम्बाइब। अब इम्बाइब का क्या मतलब है? आपको चीज़ें समझनी है, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, एथिक्स हो, चीज़ें आपको समझनी है। मैं ये नहीं कह रहा है कि आपको मेमोराइज नहीं करना, मेमोराइज तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो क्रैम नहीं करना। ये नहीं कि रट्टू तोते जैसा बैठ के ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। अब किसी ने ए फॉर एंट बोल दिया तो आपके
होश उड़ जाएंगे कि ए फॉर तो मैंने एप्पल रटा था, एंड कैसे हो सकता है, बी फॉर बॉल रटा था, बास्केट कैसे हो जाएगा। तो ये आपको क्रैम नहीं करना, आपको चीज़ें समझनी है और समझने के बाद उसे इम्बाइब करना है, अपने अंदर इंटरनलाइज करना है। एक बात आप गांठ बांध के रख लो कि अगर आप इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस परीक्षा में जो सिलेबस है, प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो या आपके ऑप्शनल का हो, उस हर एक सिलेबस के हर एक पॉइंट को अपने अंदर इंटरलाइज करना होगा, उस ज़िंदगी को जीना होगा। अगर आपका ऑप्शनल एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लीजिए, अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, आप उसमें साइक्लोन के बारे में पढ़ रहे हैं, आप उसमें फ्लड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थक्वेक सुनामी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर कभी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कभी आपके प्रिपरेटरी फेज में अगर सुनामी आए या अर्थक्वेक आए, तो वो अर्थक्वेक क्यों आता है, आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्लिक करना चाहिए कि अर्थक्वेक आया है। अगर नॉर्थ इंडिया में आया तो कौन सी प्लेट बाउंड्री टकराई होंगी, इनके बारे में हम बात करेंगे, जीएस के ज्योग्राफी पोर्शन में बात करेंगे। पर आपके दिमाग में मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ आनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, अर्थक्वेक आया तो क्यों हुआ, सुनामी आया तो क्यों आई सुनामी, अभी साइक्लोन आ रहे हैं, साइक्लोन क्यों आ रहे हैं, ये साइक्लोन प्री मानसून और पोस्ट मानसून पीरियड में ही ज़्यादा क्यों आते हैं, ड्यूरिंग मानसून साइक्लोन क्यों नहीं आते, यूजुअली ड्यूरिंग मानसून साइक्लोन नहीं आते हैं, तो वो क्यों नहीं आते, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। उसी तरह अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जैसे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के 75 साल पूरे हुए हैं, तो आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए, 75 साल पूरे हुए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ख़त्म होने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया कैसे चली, कोल्ड वॉर कैसे हुआ, कोल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक बार में आ जानी चाहिए। तो इसे कहते हैं वो ज़िंदगी जीना, इसे कहते हैं चीज़ें इम्बाइब करना, चीज़ें इंटरनलाइज करना। तो आपको क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी, और ये प्रोसेस हमारे लेक्चर सीरीज़ में 1 बाय 1 आपके अंदर हम लोग इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने साथ दिया तो आप बिल्कुल इस प्रोसेस से सिविल सर्विस परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। अब चलिए, ये बात हो गई ये चैनल किन के लिए है, किन्हें मद्देनजर रख के बनाया गया, उन्हें यहाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो, और चैनल का नाम डी क्रैम क्यों है। अब हम अपने इमीडिएट नेक्स्ट लेक्चर से क्या शुरू करेंगे इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा कोर्स जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री कोर्स है, ये हमारा कोर्स है वर्ल्ड हिस्ट्री कोर्स। अब इस कोर्स में टॉपिक्स देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हैं, मैं इन्हें पढ़ूंगा नहीं, 1 बाय 1 हम इन्हें लेक्चर सीरीज के थ्रू समझेंगे। ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया है कि इतने टॉपिक्स तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको कवर करने होंगे कम से कम। अब देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री जो पोर्शन है हमारे जीएस पेपर 1 का बहुत वास्ट पोर्शन है, अराउंड 30-35% सिलेबस ये पेपर 1 का कवर करता है, जीएस पेपर 1 का। और अगर आप हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी कवर कर लें तो ये अराउंड 80% जनरल स्टडीज़ पेपर 1 मेंस का सिलेबस कवर करता है। तो यहाँ हम पहले हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, अगर जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आप देखेंगे, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में तो आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, मिडाइवल इंडिया पढ़ना, मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। और इन सब टॉपिक से भी अगर एग्जामिनर का मन ना भरा तो उसके लिए कुछ टॉपिक्स आपको और ऐड कर रखे हैं जिन्हें कहते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें आपको कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इनके बारे में भी आपको पूछ सकता है, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो जिसने भी ये सिलेबस बनाया है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि आपको बुरी तरह से झकझोर के रख देना है, परेशान करना है। एक मजाक था, परेशान करना नहीं है, जो भी सिलेबस में है ना ये टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे, आप इसे एंजॉय करेंगे, आपको लगेगा कि हर किसी को जानना चाहिए, सिर्फ सिविल सर्विस एस्पिरेंट ही क्यों, इस चैनल पे हर वो इंसान जो जनरल स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है वो आके सीख सकता है। आपको अपने सराउंडिंग से अवेयर रहना चाहिए, आपको अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। एकदम आपको हिस्टोरियन नहीं बनना, पर आपको बेसिक डिटेल्स तो पता होनी ही चाहिए हर किसी को, चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या ना कर रहे हों। तो जब हमारा इतना वास्ट अगर हिस्ट्री का सिलेबस है और उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री एक पार्ट है, ये पॉइंट नंबर 6 जो मैंने लिखा, वर्ल्ड हिस्ट्री एक पार्ट है और उसमें भी इतने टॉपिक्स हैं, तो ये सोचिए कि बाकी हिस्ट्री के
जो एंशियंट, मिडाइवल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, मॉडर्न वगैरह वगैरह, ये सब टॉपिक्स हैं, इन्हें कैसे कवर करेंगे, इतना वास्ट सिलेबस। तो इसके लिए हमारे चैनल ने आपको हर एक पोर्शन को बिट बाय बिट ब्रेक करके वीडियो लेक्चर लाना है। तो अभी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर से। बाकी के पोर्शंस के बारे में अभी रहने दीजिए। ये बड़ा दिखने में ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपको जैसे मैंने कहा कि आपको क्रैम नहीं करना है, इसे रटना थोड़ी है, तो इसे डरने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये हम सब सीख जाएंगे, अभी इसे रहने देते। अभी फोकस करेंगे हम सिर्फ पॉइंट नंबर 6 वर्ल्ड हिस्ट्री पर। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पर जब फोकस किया जाएगा तो इसमें जो आपके सामने ये टॉपिक्स लिख रखे हैं मैंने, ये सारे टॉपिक्स हमारे लेक्चर सीरीज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएंगे। शुरुआत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, और इन सब टॉपिक्स के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, अभी बात करके इसके बारे में कोई फ़ायदा नहीं है। डिटेल में आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपसे बात की जाएगी इस टॉपिक्स के बारे में। अब दूसरी बात कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोर्स पेड हो सकता है, तो नहीं, ये बिल्कुल पेड नहीं है, ये कोर्स पेड नहीं है। आप में से कोई भी जो भी जनरल स्टडीज़ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहा है वो इस वीडियो लेक्चर्स को देख सकता है। इसके लिए एक भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोर्स बिल्कुल ही फ्री है, कोर्स में आपको एक भी पैसा नहीं देना। तो ये थोड़ा डाउट रहता है लोगों के मन में कि अगर आज एक वीडियो लाया, अगले वीडियो से ये बंदा कोर्स को पेड बना देगा, हमसे पैसे मांगेगा। तो ऐसा नहीं है, ये कोर्स आपके लिए है, ये आपका चैनल है, ये कोर्स आपके लिए है और ये फ्री है। तो ये डाउट आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब बात कर लेते हैं थोड़े रेफरेंस बुक्स की। देखिए, रेफरेंस बुक की कोई कमी नहीं है। यूपीएससी के लिए कुछ कई दर्जन किताबें मिलेंगी हर टॉपिक के लिए, हर पोर्शन के लिए। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए दर्जन तो बहुत कम है, कितनी किताबें हैं आप गिनती नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपके पास इतना समय है कि आप उतनी सारी किताबें पढ़ सकें? नहीं, यूजुअली नहीं रहता, समय सभी के पास कम रहता है। लोग तैयारी का जो प्रिपरेशन का फेज है उसे 1 से 1.5 साल का लेके चलते हैं। तो उस फेज में ये पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें पढ़ ली जाएं। सारी चीज़ों से मेरा मतलब कि जैसे मैंने यहाँ सामने लिख रखा है आपकी, ये नॉर्मल लॉ पढ़ लिया। ये नॉर्मल लॉ जो किताब है, नॉर्मल लॉ है, ये मिस्टर नॉर्मल लॉ की किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है। लेकिन ये हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स को मद्देनजर रख के लिखी गई है। इट्स अ जेम ऑफ अ बुक, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास खाली टाइम है, खाली टाइम से मेरा मतलब अगर आपके पास प्रिपरेटरी फेज में 2 years और मोर है, 2 साल या उससे ज़्यादा का विंडो लेके आप चल रहे हैं, जैसे अगर आपका मोटिव है 2023 में पेपर देना, जो कि शायद ही कम लोगों का होता है, इतनी लंबी प्लानिंग ज़िंदगी की कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप उनमें से एक हैं तो आप ये किताब पढ़िए, आप ये किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस साल का पेपर देना है, जिसका 2020 का पेपर देना है, जो यूपीएससी ने अक्टूबर में प्रीलिम्स का अनाउंसमेंट कर दिया है, या फिर 2021 का पेपर देना है, तो आप इस बुक को अवॉइड कर सकते हैं। इस बुक को आप अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि ये किताब बहुत अच्छी है, पर आपके पास समय नहीं है इतना पढ़, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर आपकी स्पीड उतनी अच्छी है, आपके पास समय है, आप मैनेज कर सकते हो, आप पढ़ो, बेशक पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो पहली बुक मैंने लिख रखी है एनसीईआरटी, ये बुक बिल्कुल मस्ट है आपके लिए पढ़ना। ये बुक बिल्कुल मस्ट है, इस किताब को आप मिस नहीं कर सकते। और इनके कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं ये मैं एज एंड व्हेन हमारे लेक्चर्स बनेंगे तो उस लेक्चर में मैं आपको बताता जाऊंगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या पढ़ना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से क्या पढ़ना, फ्रेंच, इस तरह से हम लोग बातें करते जाएंगे आगे। ये तो लेट प्रोफेसर अर्जुन देव जी के द्वारा लिखी गई थी ये किताब। अभी अभी उनका देहांत हो गया है मार्च के महीने में, अर्जुन देव जी का। तो ये किताब एनसीईआरटी, अगर पुरानी एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की आपको नहीं मिले तो अर्जुन देव जी ने ही इन्हें दूसरे पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश किया था। तो वो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से ईजिली अवेलेबल है, वो आप खरीद सकते हैं। मैं क्या चाहूँगा कि आप, अगला लेक्चर हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, वो लेक्चर जब हम लाएं उससे पहले अगर आप एनसीईआरटी से एक बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ लें तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। देखो, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन एनसीईआरटी को अगर सिर्फ एनसीईआरटी पे आप रिलाय, मुझे नहीं लगता आप कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में फैक्ट्स तो सारे दिए हुए हैं, इसमें फैक्ट्स की कमी नहीं है, सारे फैक्ट्स भरपूर हैं इसमें। पर उस फैक्ट्स के पीछे जो स्टोरी है, उस फैक्ट्स का जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन टू द फैक्ट्स, ये मुझे लगता है कहीं कहीं लैकिंग है। और लैकिंग भी इसलिए रहना वाजिब सी बात है कि ये क्लास 9th और 10th के लिए लिखी गई थी। 9th-10th में इतनी डिटेल में हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है। 9th-10th में बच्चों को एक बेसिक आइडिया दिया जाता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, और थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है कि ये क्यों हुआ था। बट स्टिल ये एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ये जेम है, ये आपको पढ़ना है।
एटलीस्ट आप अगर सारे फैक्ट्स से रूबरू हैं, ये फैक्ट्स आपको पता हैं, तो फिर वीडियो लेक्चर्स में उनके एक्सप्लेनेशन अगर जब आपको क्लियर हो जाएंगे तो ये फिर एनसीईआरटी के आप मास्टर बन जाएंगे। और एनसीईआरटी आपको मास्टर करना ही होगा। एनसीईआरटी मास्टर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, किसी भी टॉपिक का एनसीईआरटी आपको मास्टर करना होगा। और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के एनसीईआरटी को मास्टर नहीं कर सकते, ये बात भी आप गांठ बांध के रख लीजिए। तो हर टॉपिक के लिए आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस वीडियोस, रेफरेंस लेक्चर्स, रेफरेंस बुक्स थोड़ा बहुत तो देखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है सारे फैक्ट्स, सारे एक्सप्लेनेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो टॉपिक है इस ओल्ड एनसीईआरटी से आप पढ़ लें, और हम अगले वीडियो में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये चैनल आपका है, आपके लिए बनाया गया है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से भी कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा नहीं हुआ तो आने वाले लेक्चर में 1-2 लेक्चर हमारे साथ बने रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आपको यहाँ का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई कि नेक्स्ट 1 to 1.5 मंथ्स में वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर कर लें यहाँ पर। तो कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 महीने में कर लें। तो अगर आपको किसी भी तरह से इससे फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एनसीईआरटी के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पढ़ लीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, वहाँ हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से शुरुआत करेंगे और उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ, दुनिया में किसी एक कंट्री में पहले क्यों हुआ, दूसरे कंट्री में बाद में क्यों हुआ, और उसके क्या फ़ायदे नुकसान थे, ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़िए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।